स्कॉलर कैरियर गाइडेंस सेंटर गुजरात में पिछले 4 सालों से स्टूडेंट को अपनी पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट के हिसाब से गाइड करते आ रहा है। लास्ट 2 साल से नीट के 4 ग्रुप के ज़रिए कम से कम 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट को हम मेडिकल काउंसलिंग, मेडिकल एडमिशन के लिए गाइड करते रहते हैं। मेडिकल काउंसिल के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे आते रहते हैं। लास्ट हमारा मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज, मेडिकल काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स, और इस बार हम फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के लिए कौन कौन सी पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए और कौन कौन के पॉइंट्स को देखकर हमको एडमिशन लेना चाहिए, इसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। मेडिकल एडमिशन अब्रॉड में पेरेंट्स को और स्टूडेंट को कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं। वो डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमने ये वीडियोस बनाया है। फर्स्ट, जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो या जिस कंट्री में आप MBBS करना चाहते हो, वो कॉलेज और कंट्री NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज होनी ज़रूरी है। इसके लिए आपको NMC की वेबसाइट पे एक लिस्ट मिलेगा कि कौन कौन सी कॉलेजेस को NMC ने रिकॉग्नाइज किया है। सेकंड, हमको कौन सी कंट्री को प्रीफर करना चाहिए। एक सार्क है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, ये जो कंट्रीज़ है उसको सार्क कंट्रीज़ बोलते हैं, जहाँ पे मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ सीटें गवर्नमेंट ने फ्री प्रोवाइड की। इंटर एक्सचेंज स्टूडेंट होते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, वो स्टूडेंट को फ्री सीट मिलती है। 22 फ्री सीट्स हर कंट्री में अवेलेबल है और हर साल इंडिया से बहुत सारे बच्चे ये 5 कंट्री में जाके अपना MBBS कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा की जो कंट्रीज़ है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, यूक्रेन है, उज्बेकिस्तान है, इजिप्ट है, ईरान है, ये नॉन सार्क कंट्री है जहाँ पे आपको कोई फ्री सीट अवेलेबल नहीं है, आपको सीधा एडमिशन लेना पड़ता है। इसके बाद हमको मेडिकल एजुकेशन में हम जब MBBS करते हैं तो MBBS का जो करिकुलम है वो करिकुलम MCI का करिकुलम, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो करिकुलम है वो करिकुलम से रिलेट करना चाहिए। यानी हमारे यहाँ इंडिया में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी होता है, फिजियोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, सेकंड ईयर में फार्माकोलॉजी होता है। तो करिकुलम जो होता है और करिकुलम और कंटेंट वो मेडिकल काउंसिल यानी MCI से रिलेटेड होगा। तो आपको 5 साल के बाद जब यहाँ नेक्स्ट की एग्ज़ाम लिखना है, वो एग्ज़ाम लिखने में आप अच्छे कॉम्पिटेंट रहोगे, आपका अच्छा स्टडी रहेगा, तो आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में यह है कि बहुत सारी कंट्रीज़ का क्लाइमेट जो होता है वो क्लाइमेट इंडिया के क्लाइमेट से रिलेटेड नहीं करता है। तो कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं कि जो इंडिया में होते हैं, कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं कि जो फॉरेन कंट्री में कभी देखने को नहीं मिलते। तो हमारा जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो क्लाइमेट ऐसा पसंद करना चाहिए कि जहाँ पे हम हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा बढ़ा सके। सेकंड होता है फ्री स्ट्रक्चर। फ्री स्ट्रक्चर में ये है कि बहुत सारे जितने भी कंसल्टेंसीज है और कॉलेजेस है वो हमेशा आपको जो फ़ीस है वो फ़ीस आपके सामने वहाँ के करेंसी के हिसाब से बताती है कि फ़ीस इतने डॉलर होगी या फ़ीस इतने लाख रुपीस होगी। बट आप इतना याद रखिए कि जब भी आप अपना पासपोर्ट की जेरोक्स निकलवाते हो, वहाँ से लेके जब आपका बच्चा इंडिया में नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होता है, आप वहाँ तक का एक्सपेंस कीजिए। इसमें हॉस्टल के भी एक्सपेंस को काउंट कीजिए, बोर्डिंग, लॉजिंग, बुक्स, प्रैक्टिकल सब एक्सपेंस मिलाएंगे तो आपका बजट जो कंसल्टेंट आपको बजट बताता है, इससे आप एटलीस्ट 5 to 10 लाख रुपीस एक्सिड बजट लेके चलिए तो आप फाइनेंशियली अपने आप को मैनेज कर पाओ। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो और जो कंट्री में एडमिशन लेते हो, आप वो कंट्री का लास्ट 10 ईयर्स का FMGA एग्ज़ाम का जो
रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड को स्टडी कीजिए कि वो कॉलेज में से कितने % बच्चे FMG एग्ज़ाम पास किए हुए, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में बहुत सारी कॉलेज के बच्चे FMG एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं और इंडिया में बहुत सालों तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं और एग्ज़ाम की ट्राई करते रहते हैं। ऐसी कॉलेजेस बहुत हैं कि जहाँ पे आपको फैकल्टीज़ के भी प्रॉब्लम आएंगे। बहुत सारी कंट्री में ऐसी कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंडिया से ले जाके कुछ फैकल्टी आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं, बट आपको जो मेडिकल सब्जेक्ट है वो मेडिकल सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए वही सब्जेक्ट में कम से कम MD MS किए हुए फैकल्टीज़ आपको पढ़ाएंगे, तो आपकी स्टडी और आगे जाके नेक्स्ट की एग्ज़ाम देने में आपको बहुत सारी आसानी रहेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स हैं, जैसे माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए गुजरात अल्पसंख्यक नाણાકીય निगम या फिर गुजरात अनरिजर्व एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल बोर्ड, ये आपको 15 लाख रुपीस की फॉरेन एजुकेशन के लिए लोन स्कॉलरशिप देती है। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये चीज़ों को आप कंसीडर ना करें, जो आपको मिल जाती है तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है, बट यही लोन के भरोसे पे आप जो एडमिशन लोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनके डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं होते, तो आपको चाहिए कि आप पहले ये लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें, उसको गांधीनगर रिस्पेक्टिव बोर्ड में जाके वेरीफाइड करें, इसके बाद अप्लाई करें। ये लोन मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, मगर यही लोन के भरोसे पे बहुत सारे पेरेंट्स एडमिशन ले लेते हैं और हम कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स भी चलाते हैं, तो वो पेरेंट्स बाद में आते हैं कि हमने ये स्कॉलरशिप के भरोसे पे लोन लिया था, आज हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, हमको फ़ीस भरने में प्रॉब्लम हो रही है। तो कम से कम आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से देखें तो आपकी फैमिली और आपका बच्चा स्ट्रेस फ्री एजुकेशन ले सकेगा। देन आता है प्रैक्टिसिंग लाइसेंस। अब NMC के नए रूल्स के हिसाब से आपका जो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है वो 5 इयर्स के बाद इंडिया में आपको नेक्स्ट की एग्ज़ाम लिखनी पड़ेगी, इसके बाद इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इंटर्नशिप करने के बाद आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस अलाउ होगा। कुछ सार्क के कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको वही कंट्री का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिलता है, जैसे कि बांग्लादेश में आपको वहाँ पे 5 साल स्टडी करना है, 5 साल स्टडी करने के बाद आपको बांग्लादेश में इंटर्नशिप करना है। वो इंटर्नशिप में वहाँ की गवर्नमेंट आपको स्टाइफन भी देती है। वहाँ आप 6 ईयर स्टडी करने के बाद आपको वहाँ का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल सकता है। जो आप इंडिया नहीं आना चाहते हैं या यहाँ नेक्स्ट की एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते, तो आप कम से कम बांग्लादेश में प्रैक्टिस कर सकते हो, या UK में प्लेब, या USA में USMLE, या जितने भी मिडल ईस्ट कंट्री है, मिडल ईस्ट कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ MOH की एग्ज़ाम देके आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। NMC के नए जो रूल्स है उसके हिसाब से आपका ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन आप बिल्कुल माइंड में रखिए कि आपको 5 साल एटलीस्ट स्टडी करना है। 5 साल के बाद 1 साल आप जो कंट्री में स्टडी कर रहे हैं वहाँ आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, यानी 5+1 6 ईयर के बाद आपको इंडिया आना है। इंडिया आके नेक्स्ट की एग्ज़ाम देना है। नेक्स्ट की एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको 1 साल इंडिया में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, यानी टोटल 7 ईयर्स, वो भी नेक्स्ट की एग्ज़ाम लिखने के बाद 1 साल इंटर्नशिप, और मैक्सिमम आपको 10 ईयर्स का ड्यूरेशन मिलता है। आप 2023 में एडमिशन लेते हो तो आपको 2033 के पहले नेक्स्ट की एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, यानी आपके पास जो अटेम्प्ट है वो 6 to 8 अटेम्प्ट है नेक्स्ट की एग्ज़ाम के लिए। ये जो पूरा सिलेबस होता है वो पूरा सिलेबस NMC के नए रूल्स के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है कि जो आपको उनकी लैंग्वेज में, वो कंट्री की लैंग्वेज में MBBS करवाती है, बट MCI के नए रूल्स के हिसाब से वो सिलेबस, उनका करिकुलम और स्टडी इंग्लिश में होना चाहिए। अब तक जो एग्ज़ाम होती थी वो FMG की एग्ज़ाम होती थी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, वो अभी गवर्नमेंट ने चेंज करके उसको नेक्स्ट के एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा कि आप जब भी कोई कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तो कॉलेज का अटैचमेंट किस हॉस्पिटल से है
वो आपको सबसे पहला देखना चाहिए। वो हॉस्पिटल कितने बेड की है, वो हॉस्पिटल कौन से मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिकल के रिलेटेड जो जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करती है, वो हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आते हैं। मिनिमम डेली 500 पेशेंट हर डिपार्टमेंट में वो हॉस्पिटल में आने चाहिए। दूसरा कि वो हॉस्पिटल में आपको जब काम करने का मौका मिलता है तो वो रोटेशन वाइज होना चाहिए। कभी आप गायनेक डिपार्टमेंट में हो, कभी आप सर्जिकल डिपार्टमेंट में हो, कभी आप फिजिशियन डिपार्टमेंट में हो, कभी आप पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में जाओगे, तो आपको रोटेशन के वाइज आपकी स्टडी भी चलनी चाहिए और इंटर्नशिप भी चलनी चाहिए। कुछ कॉलेजेस ऐसी है कि वो जनरल स्टडी करवा देती है, आपको ना हॉस्पिटल से अटैचमेंट देती है, ना आपको हॉस्पिटल में वो जाने देती है। तो हॉस्पिटल कैसी होनी चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पेशेंट कितने आते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको कितना क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। तो आपकी 5 साल की स्टडी में आपको जितना क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा उसके हिसाब से आप नेक्स्ट की एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाओगे और इंडिया में आके आप अच्छे से अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करके मेडिकल प्रैक्टिस कर पाओगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि क्या हमको फॉरेन में जाके MBBS करना चाहिए। तो एटलीस्ट जो आपके 300 प्लस नीट में मार्क्स है तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपको सबसे पहले सेकंड अटेम्प्ट का ट्राई करना चाहिए और चाहिए कि आपको इंडिया में ही MBBS करना चाहिए। आपका 300 मार्क्स है, आप मेहनत करोगे, थोड़ा स्ट्रगल करोगे, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आप 200 150 प्लस लेके आओगे तो आप इंडिया में अच्छे से MBBS कर सकोगे, तो आप 5.5 साल में डॉक्टर बन जाओगे। सेकंड चीज़ ये है कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो 300 प्लस मार्क्स लेके भी आते हैं, बट इंडिया में सीट्स हमारे पास कम है, तो मेडिकल का जो बजट है कभी कभी 50 लाख to 70 लाख रुपीस तक चले जाता है। तो जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जो बच्चा अच्छा स्टडी किया है, नीट में अच्छे मार्क्स लेके आया है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो फॉरेन एजुकेशन बारे में वो सोच सकता है और फॉरेन में जाके वो MBBS करेगा तो इजीली नेक्स्ट की एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि वो पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए और फॉरेन में मेडिकल में एडमिशन लेना चाहिए। थैंक यू। हम बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे, बहुत सारी मेडिकल रिलेटेड जितने भी काउंसलिंग और कोर्सेज़ के बारे में आपको गाइड करते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियोस लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।